हाँ जी, गुड आफ्टरनून। को आज हम बात करने वाले हैं, एक लेव स्टेट का चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट चैप्टर हमारे कक्षा 12 का चैप्टर है और इससे लेव स्टेट में एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम आज बात करेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में पहले तो हम समझें कि ठोस अवस्था होती क्या है। सॉलिड स्टेट का मतलब होता है सॉलिड, ठोस अवस्था। तो हेडिंग डालेंगे हम सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट है यूनिट लेव स्टेट में मेंशन चैप्टर। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट का मतलब होता है ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था का नाम सुनते ही हमारे दिमाग और दिल में बात आती है कि सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था उसे कहते हैं जो अपने आप में रिजिड हो। रिजिड का मतलब होता है कठोर हो, असंपीड हो। संपीड का मतलब होता है दबाई नहीं जा सके। अर्थात जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, आपके पास लकड़ी, एग्जांपल लूँ मैं लकड़ी का, एग्जांपल से समझेंगे हम इसकी डेफिनेशन को। जैसे लकड़ी ले लूँ, लकड़ी को बोलते हैं गुड़। पत्थर ले लूँ, इसको बोलते हैं स्टोन। अर्थात जो लकड़ी और पत्थर के जो गुण हैं, वो अगर हमें इनके गुण पता हों तो हमें सॉलिड स्टेट के गुण समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सॉलिड स्टेट की मैं परिभाषा दूँ तो इसके लिखेंगे। अब सॉलिड स्टेट में क्या होता है, देखो आपको अगर कोई बोले कण, कण बोले, अणु बोले, परमाणु बोले, या फिर बोले आयन, अणु को हटा दो, कण, परमाणु और आयन, तीनों क्या है, एक ही वर्ड है। इनमें से कोई भी हमें शब्द अगर यूज कर ले कोई, तो तीनों क्या है, एक ही वर्ड है। तो सॉलिड स्टेट की परिभाषा दूं तो पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसके अंतर्गत कण, परमाणु, आयन कोई भी हो सकता है एक, उनके मध्य न्यूनतम दूरी हो। न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। और अब न्यूनतम दूरी का मतलब यह है अंतर आणविक परमाणु दूरी बात कर रहा हूं मैं। जैसे कोई भी दो एटम है ऐसे, ठीक है, तो इनके मध्य में कम से कम न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। अर्थात एक दूसरे से सटे हुए होने चाहिए। जैसे ए और बी हैं, तो इनके जो मध्य की दूरी है तो ये कम से कम होनी चाहिए। और प्रबल आकर्षण बल हो, प्रबल आकर्षण बल, आकर्षण बल हो, न्यूनतम दूरी, प्रबल आकर्षण बल। तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं कि पदार्थ की ऐसी अवस्था कहलाती है ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था में मैं और बात करूं तो इनका देखो, एक तो आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित का मतलब होता है कि जैसे कोई भी सॉलिड है, अगर उसका आकार सममित है तो वो क्या है, आप अगर उसको 5 साल बाद देखो या 10 साल बाद देखो या 1 दिन बाद ही देखो, तो उसका जो आकार है वो हमेशा समान ही पाएगा। आप उसको जैसा छोड़ के जाओगे ऐसा ही पाएगा। तो उसे हम ठोस अवस्था की श्रेणी में रखेंगे। अब ठोस अवस्था का भी मैं क्लासिफिकेशन करने वाला हूँ आगे, और मेनली आप ठोस अवस्था का जो चैप्टर है पहले तो इसको समझो आप, फिर उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि ये असंपीड होते हैं। अर्थात जैसे पत्थर है, तो पत्थर को दबाया नहीं जा सकता, हम हाथ से उसको दबा नहीं सकते। बाकी अगर उस पर हम चोट प्रहार करेंगे, ऐसी कोई भी गतिविधि करेंगे तो वो टूटेगा ही टूटेगा। अर्थात उसको संपीड नहीं किया जा सकता। उनके मध्य अंतराणविक दूरी कम से कम होती है। अब अंतराणविक दूरी का मतलब है कि जैसे कोई भी एटम है, जैसे ये हाथ है दोनों, तो हाथ जैसे ये यहाँ है तो इनके मध्य दूरी है। अब मैं इनको दोनों को मिला लूँ ऐसे, तो इनके मध्य दूरी न्यूनतम हो गई, तो ये न्यूनतम दूरी पाई जाएगी। प्रबल आकर्षण बल पाई जाएगी। जब दूरी सबसे कम है तो आकर्षण बल का मान ज़्यादा होगा इसमें। तो ठीक है, फिर इसके बाद आकार और आयतन। ठोस अवस्था में जो पदार्थ का आकार और आयतन होता है वो होता है निश्चित। तो ऐसी को हम
कहते हैं अवस्था को कहते हैं ठोस अवस्था। ठीक है, प्रबल आकर्षण बल हो, न्यूनतम दूरी हो और न्यूनतम दूरी और प्रबल आकर्षण बल हो, असंपीड्य हो, तो पदार्थ की ऐसी अवस्था कहलाती है ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था को मैं दो पार्टों में क्लासिफाई करने वाला हूँ। बाकी ठोस अवस्था की परिभाषा कोई नहीं लगवा रहा आपसे, कहीं भी पूछेगा नहीं। शॉर्ट नोट्स ऑन सॉलिड स्टेट डेफिनेशन, तो हम ओनली फैक्ट की बात करने वाले हैं इसमें। तो हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो दो पार्ट कौन कौन से आपको समझेंगे। तो दो पार्ट में है, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमोर्फस सॉलिड। तो ठोस अवस्था दो पार्टों में होती है डिवाइड। पहला है देखो क्रिस्टलीय ठोस, सेकंड है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसको बोलते हैं अमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड। ये आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसमें क्या करें कि दो पार्टों में मैंने डिवाइड कर दिया इसको, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब है कि इसमें जो पदार्थ के जो कण है का परमाणु, अणु और आयन की जो स्थिति है वो एक सिमेट्रिकल होती है, सममित होती पाई जाती है। अर्थात एक के बाद एक परमाणु पाई जाएगा। जैसे देखो ये आपको सिमेट्रिक दिख रहे होंगे। अगर यही बात मैं अगर करूँ अक्रिस्टलीय ठोस में, तो इसमें कणों की आकृति कुछ ऐसी पाई जाती है। होता तो सॉलिड ही है लेकिन पाई जाती है ऐसे। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोस इसमें क्या होता है देखो कि अब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अब इनके गलनांक क्या होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक उच्च और तीक्ष्ण होते हैं। गलनांक अर्थात इनका जो गलन बिंदु है वो अत्यधिक टेम्परेचर पर आता है और इनका न्यूनतम टेम्परेचर पर आता है गलनांक बिंदु। तो फिर उसके बाद है, और जो ये ठोस है जैसे सॉलिड है, तो अगर इनका गलनांक उच्च है तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर लेंगे। टेम्परेचर पर ये क्या द्रव अवस्था में चेंज होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये जो एमोर्फस अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, इनको जैसे टेम्परेचर की कोई भी रेंज दिया आपने, तो उसके बाद ये अपने आकार अर्थात ठोस से द्रव में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। अर्थात इनका तो निश्चित है मामला, इन तो एक टेम्परेचर आपको फिक्स कर दिया, जैसे 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये पिघलेगा, तो ये 78 पर ही पिघलेगा। कहने का मतलब मेरा ये है। और इनका क्या है, ये बदलते हुए आदमी, जैसे इनका टेम्परेचर 30 से 40 में कुछ भी खेल से 78 ही है, लेकिन 30 से 40 देने पर ये अपने आकार को मुलायम करने लग जाते हैं, अर्थात अपनी स्थिति को छोड़ने लग जाते हैं। तो इनके गलनांक क्या है, निम्न होते हैं और ये आसानी से द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनकी गलन की एंथैल्पियाँ, इनकी जो गलन की एंथैल्पियाँ हैं वो नियत होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, और इनकी अनियत होती हैं। गलन की जो एंथैल्पियाँ हैं वो अनियत होती हैं। इसके बाद मैं बात करूँ कि इनके जो गलन की एंथैल्पियों के बाद मैं बात करता हूँ कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, इसमें कुछ ऐसे तल पाए जाते हैं जिनसे काटने के बाद में, अब देखो कि जिनसे कुछ ऐसे तल पाए जाते हैं, काल्पनिक तल पाए जाते हैं, जिनसे इनको काटने पर ये दो समान भागों में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात नई सतह का निर्माण कर लेते हैं। अब जैसे मैं इसको काटूं तो देखो ये नई सतह का निर्माण हो गया भैया, और ये भी सिमेट्रिक ही दिख रही है, यहाँ दिख रही है ना। तो ये काल्पनिक तल उपस्थित होते हैं जिन्हें काटे जाने पर ये अपने नई सतह का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें एक तल लगा दूं तो देखो ये अब कोई सिमेट्रिक पाया जा रहा है इसमें, तो ये गुण क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। इसके बाद है इनके कणों की जो स्थिति है, क्रिस्टलीय ठोस की जो कणों की स्थिति है, ये नियत और दीर्घ परास में पाई जाती है।
अर्थात इसको यहाँ से यहाँ देख सकते हैं हम, देखो एक ही परास दिख रही है, इसकी नियत होती है और दीर्घ परास में होते हैं, लेकिन जो इनके कणों की स्थितियाँ हैं, इनके कणों की जो स्थितियाँ हैं ये लघु परास में होती हैं और अनियत होती हैं। ये चीज़ आप याद रखोगे। ये क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें याद करनी, या तो हमारे समझ में आ जाए, और अगर समझ में नहीं आती है तो हमें इनको याद करना ही करना पड़ेगा, इनका कोई भी इलाज नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये दीर्घ परास में है और नियत है, लेकिन ये अनियत है और लघु परास में इनकी जो कणों की स्थिति है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोसों में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण है वो है विषमदैशिकता का, विषमदैशिकता। अब विषमदैशिकता क्या होती है, विषमदैशिकता समझेंगे। और जो इनके गुण हैं क्रिस्टलीय ठोसों के, इनमें पाई जाती है समदैशिकता, समदैशिकता, एन आइसोट्रॉप, एन आइसोट्रॉप और ये आइसोट्रॉप। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, देखो भैया क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा कि देखो कणों की स्थिति ऐसे पाई जाती है इसमें, अब जैसे देखो विषमदैशिकता का मतलब है कि अगर विभिन्न दिशाओं में चलते हैं तो इनके भौतिक गुण अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे देखो यहाँ एक डॉट पाई जा रहा है, यहाँ राउंड शेप पाई जा रही है, यहाँ डॉट या राउंड शेप, तो इसका मतलब है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें विभिन्न दिशाओं में चलने पर उनके भौतिक गुण अलग अलग पाए जाते हैं। इस गुण को बोलते हैं विषमदैशिकता। जबकि इनका क्या है, आपको पता ही है कि इनकी कणों की स्थिति निश्चित तो है नहीं भैया, ये है देखो। अब ये समदैशिक होते हैं क्योंकि इनके जो कणों की जो स्थिति है वो लघु परास में पाई जाती है और नियत नहीं है, नियत नहीं है तो इस कण के चारों ओर का देखो वातावरण देखो, यहाँ राउंड शेप है, यहाँ डॉट है, यहाँ राउंड शेप है और यहाँ कोई भी डॉट आ जाए, तो इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो विभिन्न दिशाओं में जाने पर एक जैसे ही प्राप्त होते हैं। देखो इसके बाद ये आ गया, इसके बाद ये आ गया, इसके बाद ये गया, अर्थात इनमें एक पर्टिकुलर कण की चारों ओर की जो अवस्थाओं को देखें हैं तो वो क्या है, एक जैसी प्राप्त होती है, तो इस गुण को कहते हैं समदैशिकता। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस तो होते हैं विषमदैशिक और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं समदैशिक। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी क्रिस्टलीय ठोस का जो मेन गुण है वो तो मैंने आपको बता दिया विषमदैशिकता। अब नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो समझेंगे आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि ये जो गुण है, ये जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनको बोलते हैं वास्तविक सॉलिड, वास्तविक ठोस बोलते हैं, और इनको बोलते हैं आवासी ठोस, आवासी ठोस। वास्तविक ठोस का मतलब क्या है कि ये रियल सॉलिड होते हैं, अर्थात ये संपीड़ित का गुण दर्शाते हैं, इनकी स्थिति निश्चित होती है तो ये संपीड़ित होते हैं। और ये होते हैं आवासी। आवासी का मतलब है, आवासी का मतलब है कि ये क्या है, नाम के सॉलिड हैं, दिखने में सॉलिड है ये, बाकी इनका कोई भी नेचर सॉलिड जैसा है नहीं। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आता है कि पुराने मकान इमारत में कांच के जो ऊपरी परत है उसके अपेक्षा निचली परत मोटी पाई जाती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि जो शीशा होता है वो होता है आवासी ठोस। आवासी ठोस में क्या है, इसमें पाया जाता है बहने का गुण। अब बहने का गुण आपको ऐसे दिखेगा नहीं द्रव्यों के समान कि एक साथ ही बह गए, लेकिन कुछ वर्षों की स्थिति में पता पड़ता है इसका, कुछ वर्षों के बाद पता पड़ता है कि उसका जो कांच है, कांच का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हमें पतला दिखाई देता है और नीचे वाला पोर्शन है वो मोटा दिखाई देता है। तो उसका कारण है वो है आवासी ठोस है ये, और ये है अक्रिस्टलीय ठोस है, इसलिए इनमें क्या बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इन्हें अति शीतल द्रव कहते हैं या स्यूडो सॉलिड कहते हैं। अति शीतल द्रव या स्यूडो सॉलिड इनका दूसरा नाम है अक्रिस्टलीय ठोस का, आवासी ठोस कहते हैं। ये बात आप समझोगे। फिर अगला गुण है कि जो
क्रिस्टलीय ठोस हैं। अब इनके जो शीतलन के वक्र हैं, शीतलन का वक्र का मतलब है, शीतलन के वक्र का मतलब है कि जो, जैसे देखो ये सॉलिड है, इनका शीतलन का वक्र कैसे प्राप्त होगा, ये देखो ये ऐसा तत्व होते हैं, इनके शीतलन के वक्र ऐसा तत्व होते हैं, जबकि इनके शीतलन के वक्र सतत होते हैं, अर्थात ये ऐसे होते हैं। शीतलन वक्र इनके सतत होते हैं, इनके असतत होते हैं। ये अगला गुण हो गया, अगली प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद है इनके एग्जाम्पल। अब मेनली तो आपको याद करने हैं इनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या क्या याद करोगे, देखो भैया एग्जाम्पल में मेनली जो एग्जाम्पल है वो देखो, NaCl, NaCl सॉलिड, उसके बाद में है जिंक सल्फाइड सॉलिड, उसके बाद में है CaCl, सीजियम क्लोराइड सॉलिड, उसके बाद में है CaF, कैल्शियम फ्लोराइड। इनके हम स्ट्रक्चर की बात करने वाले भी हैं भैया आगे, NaCl की, ZnS की, और एक है डायमंड S, ये इनके एग्जाम्पल हैं। आगे लिख दो आप ETC, और भी हो सकते हैं। और बाकी जो इसके एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल हैं अपने, देखो रबर है, कांच, रबर कांच, लकड़ी और PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीएथीन, एग्जाम्पल ETC। अर्थात आपको सॉलिड स्टेट में दो ही बातें याद रखनी है भैया, जो मेन क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, कि क्रिस्टलीय ठोस के एक तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल में से आ सकता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें एक क्रिस्टलीय ठोस तो होते हैं समदैशिक प्रकृति के, और एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं विसमदैशिक प्रकृति के, एक ठीक है। एक क्वेश्चन बनेगा एक क्रिस्टलीय ठोसों को बोलते हैं अतिशीतलित द्रव, अतिशीतलित द्रव, और इनको बोलते हैं रियल सॉलिड, रियल सॉलिड नाम से भी आ सकती है हेडिंग, और इनको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड। तो हमने यहाँ तक बात कर ली है, सॉलिड स्टेट की परिभाषा की बात कर ली है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया मैंने। आपको सारे प्रॉपर्टीज मैंने लिखा दिए, आप एक एक करके उनको याद कर लेंगे, बाकी सब काम किए हैं भाई। देखो इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं, इनके सतत होते हैं। इनके जो गलनांक है वो तीक्ष्ण होता है, और इनका क्या होता है, नॉर्मली होता है। ये एक नियत ताप पर ही इनकी जो कणों की जो व्यवस्था है वो नियत और दीर्घ परास में होती है, इनकी लघु परास में होती है और अनियत होती है। ये बातें आप याद कर लोगे। इनके 8-7 जो गुण है मैंने आपको लिखा दिए। अब इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है, मैं तो आप ये समझेंगे भाई। क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक क्या होता है, देखो हेडिंग डालेंगे क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक का मतलब है कि त्रिविम में जालक बिंदुओं का ऐसा जाल, त्रिविम में जालक बिंदुओं का ऐसा अविन्यास जो किसी क्रिस्टल की संपूर्ण संरचना की व्याख्या करते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब है क्रिस्टल जालक है तो त्रिविम का मतलब हो गया 3D स्ट्रक्चर। 3D में कणों का
त्रिभुज में जालक बिंदुओं का, जालक बिंदुओं, देखो मैं इसको लिख ही देता हूँ आपके लिए, मैं ये लिख ही देता हूँ भैया। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, देखो 3D में जालक बिंदुओं का ऐसा अभिविन्यास जो किसी क्रिस्टल की संरचना की व्याख्या करे या रिप्रेजेंट करे, उसे बोलते हैं भैया क्रिस्टल जालक, उसे बोलते हैं क्रिस्टल जालक, उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब प्रकृति में क्या है, जो नेचर है, नेचर में हमें 14 प्रकार के 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होते हैं। क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होते हैं जिन्हें वेवेज नामक वैज्ञानिक ने 7 समूह में विभक्त किया है। देखो इसके बाद में समझाऊं आपको, तो बात क्या है क्रिस्टल जालक की। क्रिस्टल जालक का मतलब होता है कि क्रिस्टल जालक में 3D में जालक बिंदुओं का, अब देखो यहाँ में सॉलिड स्टेट में क्या मेन फंडामेंटल क्या है, 3D का पूरा काम है इसमें। 3D में क्या होता है, 3D में द 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसी क्रिस्टल की जालक की स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, तो उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब हमारे जो नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति में क्या 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक देखने को मिलते हैं। तो वेवेज नाम के वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने इन्हें 7 समूह में विभक्त किया। तो आपको ये परिभाषा याद करनी है कि 3D में जालक बिंदुओं का ऐसा अभिविन्यास जो किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दे, तो उसे बोलते हैं क्रिस्टल जालक। इसको 14 प्रकार के होते हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कितने टाइप के होते हैं, किस वैज्ञानिक ने इन्हें चेंज किया था, वेवेज नाम के वैज्ञानिक ने, कितने समूह में बांटा, 7 समूह में बांटा। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं भैया यहाँ से। क्रिस्टल जालक कितने टाइप के पाए जाते हैं, 14 के। किस नाम के वैज्ञानिक ने अलग किया था, वेवेज नाम के ने। कितने समूह में बांटा, 7 समूह में। अब ये 7 समूह होते क्या, कौन कौन से, इनकी बात कर लेते हैं। इनकी बात करने से पहले मैं आपको और बात समझाने वाला हूँ, वो है यूनिट सेल, एकक कोष्ठ का। क्या भैया, एकक कोष्ठ का यूनिट सेल। यूनिट सेल इसको बोलते हैं एकक कोष्ठ का, एकक कोष्ठ का। अब यूनिट सेल को और नाम क्या क्या भैया इनके, इकाई सेल, इसको एक बोलते हैं इकाई सेल, इकाई सेल। और एक नाम और है इसका अब देखो एकक कोष्ठ का क्या होती है। एकक कोष्ठ का मतलब मैं आपको समझाऊं तो एकक कोष्ठ का मतलब होता है कि जैसे कोई मकान है तो उसमें क्या है, ईंट को देखा होगा आपने, ईंट या पत्थर क्या है, एकक कोष्ठ का काम करते हैं। क्योंकि ईंट को
जैसे जैसे जमाते हैं, उनका जैसे जैसे अरेंजमेंट करते हैं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं, तो हमें क्या मकान प्राप्त होता है, मकान की दीवारें प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार किसी भी क्रिस्टल जालक की हुए न्यूनतम सूक्ष्म इकाई है जिसकी पुनरावृत्ति से किसी क्रिस्टल का निर्माण हो जाए, उसे एकक कोष्ठक कहते हैं। अर्थात एकक कोष्ठक वह सूक्ष्म भाग है, क्रिस्टल का वह सूक्ष्म भाग है जिसकी पुनरावृत्ति से हमें क्रिस्टल का निर्माण हो जाए, उसे बोलते हैं हम एकक कोष्ठक। यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल के बारे में आप समझ ही गए। अब यूनिट सेल के बारे में मैं बात करता हूँ, आपके सामने बात करता हूँ यूनिट सेल के प्राचाल। अब यूनिट जो सेल है इसके प्राचाल कौन कौन से? प्राचाल का मतलब होता है पैरामीटर, पैरामीटर, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल। अब इसके क्या दो प्राचाल हैं, दो प्राचाल में देखो, पहला है एक्सियल डिस्टेंस, डिस्टेंस, और सेकंड पार्ट है इसमें भैया एक्सियल एंगल। एक्सियल डिस्टेंस अर्थात अक्षीय दूरियां, और सेकंड है अक्षीय कोण। इनको कैसे समझें हम, देखो ठीक है सर, ये कोई भी गाना बना दिया मैंने। अब देखो ये आपको दिख रहा है। अब देखो एक तो ये दूरी, एक ये दूरी, एक ये दूरी, इसको मैं डिनोट कर दूं ए से, ये वाली, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद इसको कर दूं बी से, और ये बी से। तो देखो ए बी और सी, ये तो अक्षय दूरियां भी है। ऐसे में घन बना लूं और ऐसे कर दूं, देखो अब इसमें कौन, देखो ये एक तो ये अल्फा, एक ये बीटा, और ये गामा, अर्थात अल्फा, बीटा और गामा, ये इनके पैरामीटर्स हैं, यूनिट सेल के पैरामीटर। आपको पैरामीटर का क्वेश्चन ही आ जाएगा, जैसे पैरामीटर के बारे में बताइए भैया, पैरामीटर कौन कौन से हैं, तो पैरामीटर में दे देगा कि पैरामीटर में दे देगा, जैसे अच्छे दूरियों को पैरामीटर बताइए, तो आपको दे देगा ए बी सी, अल्फा बीटा गामा, ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज और बोथ। तो अगर यूनिट सेल के पैरामीटर पूछ रहा है तो अल्फा ए बी सी और अल्फा बीटा दोनों आ जाएंगे। अगर आपको एक्सियल डिस्टेंस पूछ रहा है तो आप ए बी सी में डिनोट करोगे। अगर एक्सियल एंगल्स पूछ रहा है तो अल्फा बीटा गामा में आप इनको डिनोट करोगे। अब मैं बात कर लेता हूँ क्रिस्टल जालकों में। 7 प्रकार के जो क्रिस्टल समूह में बांटा था बेवेज ने क्रिस्टल जालक को, मैं सातों को आपको 1 मिनट में ट्रिक के अनुसार याद करा देता हूँ। आप लिखेंगे, आप देखो भैया आगे क्या लिखेंगे इसमें, देखो आप लिखेंगे, पहले तो डालेंगे सीरियल नंबर, फिर डालेंगे क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम के बाद डालेंगे आप पॉसिबल वेरिएशंस, पॉसिबल वेरिएशंस, उसके बाद डालेंगे आप एक्सियल डिस्टेंस,
एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल, और उसके बाद डालेंगे आप एग्जाम। देखो आसानी से समझना भैया, इनसे क्वेश्चन 100% बन सकता है। इनमें क्रिस्टल सिस्टम का मतलब है क्रिस्टल के प्रकार, क्रिस्टल प्रकार कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पॉसिबल वेरिएशंस का मतलब है भैया संभव विविधताएं, संभव विविधताएं, विविधताएं, अक्षीय दूरियां, अक्षीय दूरियां, कोण, और एग्जाम्पल का मतलब काम समझते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सीरियल नंबर हो गए। अब देखो भैया 7 प्रकार के पाए जाते हैं, ये चीज आप याद रखोगे। 7 प्रकार में सात प्रकार के पाए जाते हैं, उसमें देखो आप याद रखेंगे। इनकी ट्रिक है सीटी और एमटी है, ये ट्रिक है इसकी, सीटी और एमटी है। अब सीटी का मतलब आप समझेंगे, सीटी का मतलब है, सी का मतलब है क्यूबिक, टी का मतलब है टेट्रागोनल, टी का मतलब है टेट्रागोनल, ओ का मतलब है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक है का मतलब है सीटी और आर का मतलब है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल और सीटी और एमटी हैं। एम का मतलब होगा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और टी का मतलब होगा ट्राइक्लिनिक, टी का मतलब है ट्राइक्लिनिक, और एच का मतलब है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। अर्थात देखो इसकी 7 प्रकार के बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं। 14 प्रकार के बताए थे उसने, 7 समूह में बांटा था। तो 7 में से क्यूबिक, इसको बोलते हैं घनीय भैया, घनीय, और टेट्राहेड्रल को बोलते हैं द्विसमलंबाक्ष, इसको बोलते हैं द्विसमलंबाक्ष। और फिर है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक का मतलब है विषम लंबाक्ष, इसका मतलब है विषम लंबाक्ष। और रोम्बिक, रोम्बिक का मतलब है त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणी,
त्रिसमांताक्ष, रोम्बिक का मतलब है त्रिसमांताक्ष, और मोनोक्लिनिक का मतलब है एकंताक्ष, एकताक्ष, इसका मतलब है त्रिंताक्ष, और इसका हेक्सागोनल का मतलब है षट्कोणीय, ठीक है। अब संभव विविधताओं का जो फॉर्मूला है वो है अपना 32, 41, 211। इसका मतलब है 32, 41, 211। अब देखो भैया, इसमें 3 प्रकार की पाई जाती हैं संभावित हो। कौन कौन सी देखो, संभावित 3 पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाएंगी देखो, मैं बताने वाला हूँ वैसे आपको आगे। एक तो पाई जाएगी एससीसी, दूसरी पाई जाएगी बीसीसी, और तीसरी पाई जाएगी एफसीसी। ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे। और इसमें जो टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल में 2 प्रकार की पाई जाती हैं। एक तो एससीसी और एक बीसीसी, बॉडी सेंटर के अंतः केंद्र। और फिर है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष में देखो, एक तो एससीसी पाई जाएगी भैया, एक एफसीसी पाई जाएगी, एक बीसीसी पाई जाएगी, और एक ईसीसी पाई जाएगी, ईसीसी। इसके बाद में देखो रोम्बिक, रोम्बिक में एक ही पाई जाएगी बस, एससीसी। एकंताक्ष, एकंताक्ष में 2 पाई जाएंगी, एक तो एससीसी पाई जाएगी भैया, और एक ईसीसी पाई जाएगी। और त्रिंताक्ष में एक एससीसी पाई जाएगी, और इसमें भी एक एससीसी पाई जाएगी। ये चीज आप याद रखोगे। अब फिर जो फॉर्मूला है वो बात करेंगे हम अक्षीय दूरियों का। अक्षीय दूरियां कितनी पाई जाएंगी, तो जब अक्षीय दूरियों का फॉर्मूला है भैया, अक्षीय दूरियों का फॉर्मूला क्या है देखो, 0, 100, 0, 120, 2 to 1। तो देखो भैया, 0 का मतलब है कि A बराबर B बराबर C, अर्थात तीनों बराबर है, कोई नहीं कटेगी। 1 का मतलब है 1 को काट देंगे, A, B और C, इसको काट देंगे, ठीक है। फिर ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, तीनों समान नहीं होंगी, दोनों समान नहीं होंगी, अर्थात A बराबर B बराबर C, ये भी काट देंगे, ठीक है। फिर है रोम्बिक, रोम्बिक में एक भी नहीं है तो इसको बराबर होंगी सब, 2 हैं तो इसमें 2 काट दो भैया, इसमें भी 2 हैं तो 2 काट दो, और इसमें 1 है, षट्कोणीय में 1 है, ये ट्रिक है भैया, आगे वाली इनकी ट्रिक, ये ट्रिक है इसकी, ये हो गई। उसके बाद में देखो एंगल, एंगल में क्या करेंगे आप, एंगल के लिए देखेंगे तो देखो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ये होता है इसमें गणित में। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री,
और इसमें भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। फिर है रोम्बिक। रोम्बिक में याद करोगे आप अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में क्या होगा, अल्फा और गामा तो होगा 90 डिग्री भैया, बराबर बीटा नॉट 120 डिग्री। त्रिंताक्ष, इसमें तो कोई भी कोण बराबर नहीं है भैया, बराबर 90 डिग्री। अरे हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर तो 90 डिग्री है और गामा बराबर है 120 डिग्री। है इनके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिख लो एक बार, फिर मैं इसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, क्योंकि ये ट्रिक से याद होगी भैया, ऐसे याद होने वाली नहीं है। तो देखो भैया, एक तो NaCl है इसका, एक जिंक ब्लेंड है, जिंक ब्लेंड, और एक है भैया कॉपर, ठीक है। इसका है SnO2 है, एक TiO2 है, CaSO4 है, और विषम लंबाक्ष में क्या है देखो, विषम लंबाक्ष में क्या है, विषम लंबाक्ष गंधक है एक, सल्फर विषम लंबाक्ष लिख दोगे आप, विषम लंबाक्ष गंधक है एक, तो एक है KNO3 और BaSO4 और इसमें एक तो देखो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है, ZnO और CdS है। फिर है त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष में भैया CaCO3 एक, तो CaCO3 है और XGS है। इसमें एकंताक्ष गंधक है, एकंताक्ष सल्फर, Na2SO4 है एक, डॉट 10H2। इसमें है K2Cr2O7, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गनीय, गनीय चारों 3 ABC अल्फा बीटा बराबर 90 डिग्री, NaCl इस ब्लेंड, फिर है द्विसमन्ताक्ष 2 है, आंतरंत A और BC अल्फा बीटा बराबर 90 डिग्री, स्वेप्टेन और चार द्विसमन्ताक्ष, ठीक है, ABC और 90 डिग्री, CC तो देखो भैया, ये टेबल मैंने बना दिया आपके सामने, टेबल को आप देखेंगे एक बार। अब इसको समझेंगे एक एक करके भैया।
तो देखो मैंने तो क्या इसको ट्रैक बना रखी थी, अब याद नहीं है तो क्या करें, अब एक बार याद करेंगे आप इसको, तो मेरे को भी याद हो जाएगी और आपको तो याद हो जाएगी। बेबेज ने 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बताए थे, उनको 7 समूहों में उसने बांटा था। 7 समूह कौन कौन से हैं, इसका एक फॉर्मूला है, तो आप याद करोगे, कोई पूछेगा आपसे कौन कौन से भाई, तो आप बोलोगे CT और NT हैं। तो C का मतलब तो हो गया क्यूबिक, T का मतलब हो गया टेट्रागोनल, O का मतलब हो गया ऑर्थोरोम्बिक, R का मतलब हो गया रोम्बोहेड्रल, M का मतलब हो गया मोनोक्लिनिक, T का मतलब हो गया ट्राइक्लिनिक और H का मतलब हो गया हेक्सागोनल। अर्थात घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, षट्कोणीय। एकंताक्ष का मतलब है एक अक्ष हो समान जिसकी, त्रिंताक्ष का मतलब है तीनों अक्ष समान नहीं हो किस जिसकी, षट्कोणीय का मतलब आप जानते हो हेक्सागोनल होता है। ये तो आप CT और MT हैं, इसको आप हाईलाइट कर लो भैया, CT इससे याद रहेगा, ये CT और MT हैं, CT और MT हैं, ठीक है। उसके बाद में आप पॉसिबल वेरिएशंस में आपको समझाऊंगा, 4 प्रकार के होते हैं। देखो, सरल घनीय संरचना, अंत्य केंद्रित और फलक केंद्रित, 4 प्रकार की होती है। मैं आपको आगे डिस्क्राइब करने वाला हूँ इनको, ठीक है। तो आप इनको बस यहाँ याद रखोगे कि इसमें 3 प्रकार की पाई जाती है। क्यूबिक में कौन कौन सी पॉसिबल है, SCC भी है, BCC भी है और FCC है। सिंपल क्यूबिक, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फलक केंद्रित FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, 3 प्रकार की होती हैं। इसमें 2 प्रकार की पाई जाती है, SCC और BCC। बॉडी सेंटर्ड इसमें 4 प्रकार की पाई जाती है, मैंने बताई थी, SCC, FCC, BCC और ECC। रोम्बोहेड्रल में 1 प्रकार की पाई जाती है, SCC, और मोनोक्लिनिक में 2 प्रकार की पाई जाती है, SCC और ECC। अंत्य केंद्र ट्राइक्लिनिक में 1 ही प्रकार की पाई जाती है, SCC, और हेक्सागोनल में 1 ही प्रकार की पाई जाती है, SCC। अर्थात इसका कोड हो गया 3241-211। अर्थात किसी का पुराने नंबर देखें आप, किसी के लिए जो लैंडलाइन वाले नंबर थे वो कैसे नंबर होते थे, 324-121-1, अर्थात 324-1211। आप इसको याद कर लोगे, किसी का मोबाइल नंबर याद कर सकते हैं आप इसको, 324-1211, ये इसका कोड है, संभावित पॉसिबल वेरिएशन। ताकि आपको ये याद रखें, ये याद रहेगी। उसके बाद में ये ट्रक काम करने वाली है, CT और MT हैं। उसके बाद 324-1211। इसके बाद में एक्सियल डिस्टेंस, ये आप कैसे याद करोगे, तो इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई है, देखो 0-120, 0-120, 221, 0-120, 221, यह इसकी ट्रिक है। इसमें 0 का मतलब है कि तीनों जो दूरियां हैं वो बराबर हैं, तीनों दूरियां क्या हैं, बराबर हैं। और इसमें 1 का मतलब है 1 काट देंगे पीछे से काटेंगे 1, तो A और B तो बराबर हैं, लेकिन नॉट C बराबर नहीं है। इसके बाद में 2 बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, अर्थात A नॉट इक्वल टू B एंड नॉट इक्वल टू C, अर्थात A ना तो B के बराबर है ना C के बराबर है, तीनों ही अलग अलग दूरियां हैं। तो ऐसी पाई जाती हैं विषम लंबाक्ष। नाम बता रहा है विषम लंबाक्ष, मतलब अक्षी बराबर नहीं है उनकी। फिर उसके बाद में 0, अर्थात तीनों बराबर हैं रोम्बोहेड्रल में। उसके बाद में ABC, मोनोक्लिनिक में एक समान होगी, तो तीनों ही इसकी दूरियां अलग अलग हैं, तो तीनों ही कट रही हैं। और फिर उसके बाद में ट्राइक्लिनिक में भी तीनों अलग अलग ही हैं। और फिर हेक्सागोनल में A बराबर B है, नॉट इक्वल टू C, अर्थात 2 तो बराबर हैं लेकिन C इक्वल नहीं है। तो आप इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हो, 0-120, 221, ये किसी का कॉन्टेक्ट नंबर आप याद करके इसको याद कर सकते हो। अर्थात मैंने क्या बताया था, CT और MT हैं। उसके बाद सब पॉसिबल वेरिएशंस क्या सकते हैं, 324-1211 है। उसके बाद में एक्सियल डिस्टेंस क्या है, 0-120, 221, ये इसकी एक्सियल डिस्टेंस की ट्रिक हो गई, जिससे आपको याद रखेंगे। आप पीछे से काटेंगे इनको, A इक्वल टू B इक्वल टू C, तो ऐसे लिख लोगे आप सातों की, और इस ट्रिक से आप पीछे से काट के चले जाओगे। उसके बाद में है एक्सियल एंगल, अर्थात अक्षीय कोण कौन कौन से हैं। अक्षीय कोण में देखो 3, पहले वाले 3 तो आप अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री कर दोगे। उससे आगे चलोगे
तो लास्ट वाला 90 डिग्री पे क्रॉस कर दो, 90 नहीं होगा। उससे आगे चलोगे तो अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री हो जाएंगे, लेकिन बीटा 120 का नहीं होगा, ये कर लोगे। उससे आगे चल के ट्राइकिल में आके आप ना तो इसकी एक्सियल डिस्टेंस बराबर है, ना ही एक्सियल एंगल बराबर है। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90, अर्थात ना तो अल्फा बराबर है बीटा के, ना बीटा बराबर गामा के, और इन तीनों का मान ही बराबर नहीं है 90 डिग्री की, अर्थात तीनों को काट दोगे। इसके बाद में हेक्सागोनल में क्या होगा, अल्फा और बीटा तो दोनों 90 डिग्री पे होंगे, लेकिन जो इनका गामा है, तीसरा जो कोण है जो मैंने बताया था वो 120, वो भी 120 का होगा, अर्थात अल्फा बीटा तो 90 डिग्री के होंगे और जो गामा वाला कोण है वो होगा 120 का। अर्थात कैसे याद करोगे, पहले तीन में तो आप बराबर में 90 डिग्री लिख लोगे, उसके बाद में क्या है, एक को 90 तीनों को बराबर लिख के नॉट 90 डिग्री कर लोगे। उसके बाद में अल्फा गामा को तो कर लोगे आप 90 डिग्री, लेकिन बीटा को काट देंगे 120 डिग्री का नहीं होगा। और थर्ड वाले में ट्राइकेंगल में क्या करोगे, तीनों कोण बराबर नहीं है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात ना तो अल्फा बीटा के बराबर है, ना बीटा गामा के बराबर है, और ना ही तीनों का मान 90 डिग्री के बराबर है। ऐसे करके अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री। और फिर के बाद आती है एग्जांपल की, तो एग्जांपल आप याद कर सकते हो NaCl, जिंक ब्लेंड और कॉपर। ट्राइक टेट्रा गनल में आप याद करोगे SnO2, श्वेत SnO2, टिन TiO2, कैल्शियम सल्फेट, ये भी है विषम लंबा सल्फर KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट। इसके बाद ब्रोमोपेंटल में याद करोगे आप कैल्शियम कार्बोनेट, HgS, मरकरी सल्फाइड, और एक इसमें एकमताक्ष में क्या याद करोगे आप, एकमताक्ष सल्फर और Na2SO4 10H2O। इसके बाद में आप ट्राइक्लिनिक में याद करोगे K2Cr2O7, कॉपर सल्फेट .5H2O और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद में हेक्सागोनल में आप क्या याद करोगे, ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड। तो ये मैंने आपको 7 प्रकार के जो क्रिस्टल जालक थे उनके बारे में बता दिया है। आज रखते हैं हम यहीं तक, मिलते हैं, थैंक यू, राम राम साहब।